हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स। नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आज हम हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें भी दिल्ली डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइम लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या था और फिर गुलाम वंश क्या है, कितने वंशों ने शासन किया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश के महत्वपूर्ण तथ्य और जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, कब तक शासन चला है इनका, कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासक हुए, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सारा हमने बना के रखा हुआ है कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है और हमने इंपॉर्टेंट टैगलाइंस आपको बता दी है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले हम एक मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जिसको हमें डिस्कस करना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन में निराशा मत लाएं। अगर आपके पास होप है तो नथिंग भी इम्पॉसिबल आपके लाइफ में नहीं होगा। एवरीथिंग आप पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली डायनेस्टी में देखिए जो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पे शासन किया 5 वंशों ने, जैसे सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई, थोड़ा सा इसके पहले की मैं स्टोरी जान लेते हैं। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने विजित जो प्रदेश थे ना उसके को अपने विश्वसनीय गुलाब, जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, दैट मीन जिस पे उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उसने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, जो उसका विश्वसनीय गुलाम था, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसने गुलाम वंश में स्लैबरी डायनेस्टी की नींव रखी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन है, इमेज आपको बताती हूँ मैं कि ये आप कौन है, आप पहचान रहे हैं कौन, ये मोहम्मद गौरी साहब हैं। ये गोरी साहब हैं जिन्होंने अपने विश्वसनीय, जब इन्होंने युद्ध के बाद अपने विजित प्रदेशों पे, अब एक ही व्यक्ति, अब ज़्यादा अगर हम जीतते जा रहे हैं तो सब जगह तो हम ही शासन नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी अपने विश्वसनीय को तो रखना ही पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए भारत के बारे में, भारत में जितने भी राज्य, मोदी साहब सेंटर हेड हैं, लेकिन क्या वो हर जगह नहीं है, लेकिन उनके मेंबर जो विश्वसनीय मेंबर है या जिनको अपने प्रत्याशी को उचित समझते हैं, उनको अलग अलग राज्य में अपॉइंट किए, उसके लिए चुनाव होता है, विश्वसनीय अलग अलग तरीके हैं। तो खैर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली डायनेस्टी में जो 5 वंश थे वो निम्नलिखित थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम मामलुक वंश, इलवारी वंश और गुलाम वंश और स्लैबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि मामलुक वंश किससे संबंधित है, तो अगर आपको पता होगा तो आप गुलाम वंश लगा सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन में दे देगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें हमें समझना है। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से 90 ईस्वी तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 वर्ष, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 फ्रेंड। तो इनमें से जो ऊपरी 4 वंश थे मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश जो लोधी वंश था फ्रेंड्स वो अफगानी थे। अब पूछा जाता है कि उपयुक्त वंशों में से कौन से वंश अफगानी थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ऑप्शन दे देगी और या फिर दे देगा कूट मिलान करिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, ऑप्शन में 3-4 दे के आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जो है, इसमें से 4 ऊपर के जो है वो हमारे तुर्क थे, और जबकि अंतिम वंश लोधी वंश जिसका शासनकाल हुआ दिल्ली डायनेस्टी पे गुलाम वंश में, उसमें लोधी अफगानी थे। ठीक है, तो हम देखते हैं गुलाम वंश में जो प्रमुख शासनकाल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मशूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयाउद्दीन
गयाउद्दीन, बलवन, शमशुद्दीन, क्यूमर्स, इतने सारे थे फ्रेंड्स। बट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्या उनके काल रहे, क्या उन्होंने काम किया है और कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही हमें डिस्कस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा गुलाम वंश है इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसने दिल्ली की सत्ता पे करीब 84 वर्षों तक राज्य किया था तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। इससे पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत में लंबे समय तक प्रभुत्व कायम नहीं किया था। इसी समय चंगेज खान के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था। अब ये क्या फैक्ट्स हैं ये आपको समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले इम्पॉर्टेंट जो ऊपर के कार्यकाल हैं, जो शासक आए, उनके बारे में जानिए, तब आप चंगेज खान के बारे में समझ पाएंगे। तो जो मोहम्मद गोरी साहब थे, उनकी इमेजेस आपको मैंने दिखा दी है। उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। कई बार क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल था। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो गए हैं फ्रेंड्स। ये नहीं पूछता है कि गुलाम वंश की नींव किसने डाली, या अब ये सन से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सन हम जल्दी माइंड में नहीं रख पाते हैं। तो इस वजह से सन को भी हमें हाईलाइट करके अपने माइंड के किसी कोने में फीड करना पड़ेगा। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। दिल्ली डायनेस्टी में प्रथम शासनकाल जो था। तो गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। इसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, गुलाम वंश को कहा जाता है, तो प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश में कुछ शासक गुलाम रह चुके थे, लेकिन यह नाम उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर आ गया मामलूक वंश। यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मामलूक का अर्थ जो होता है ऐसे गुलाम या दास से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। अब ये भी उन लोगों को नहीं समझ में आया, तब इलवरी वंश पे हम आ जाते हैं। तो ये क्या था, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो उसको छोड़कर इस वंश के सभी शासक इलबारी जाति मीन्स तुर्क जाति के थे। तो गुलाम वंश के शासकों का हम विवरण देख लेते हैं। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका कार्यक्रम चला था। तो ये मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम भी था, और 1210 में चौगान मीन्स पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी। कई बार क्वेश्चन आता है लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह लोधी, तो जो ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। देखिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुव्वत उल मस्जिद है। इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देख ले। देखिए हमने इंपॉर्टेंट थिंग्स तो देख ली, वो 1 लाइनर थी, बट एग्जाम्स के लिए अगर हमें अब डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो हमें डीप नॉलेज की भी ज़रूरत है। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी, तो लाहौर को बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा तुर्क था, तो ये खुद भी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था व दामाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा या हातिम ताई की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नोट डाउन करने वाली चीज़ है। लाख बख्शा तो सब जानते हैं कि लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन, लेकिन अगर अब एग्जाम में दे दिया हातिम ताई की संज्ञा किससे दी गई थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये नोट डाउन करिए कि हातिम ताई की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज गजनी को दामाद, कुबाचा प्लस मुल्तान प्लस सिंध को बहनोई और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया।
ताकि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई दावेदार ना बन सके। समझे, उन्होंने अपना फैलाया। तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, रिश्तेदारी बढ़ा के रोजों से लोगों से आधिपत्य कराना चाहते थे कि अब जैसे कि हम किसी राज्य पे शासन कर रहे हैं, बगल वाले पड़ोसी राज्य पे हमें अपनी दोस्ती जमानी है तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे या उनकी बेटी से अपनी शादी कर लेते थे। तो इस प्रकार हम उनसे रिश्ता जोड़ने का कार्य करके और दूसरे राज्य पे भी अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य नहीं पूरा करवा सका था। ये नोट डाउन करिएगा कि प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा उसने नहीं कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। दिल्ली में स्थित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसके निर्माण कार्य कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फिर है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन थी तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद थी। फिर है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। क्वेश्चन आता है, देखिए आरआरबी में 2009 का ये क्वेश्चन भी रहा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रह चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। फिर उसके बाद आया आराम शाह। जैसा कि नाम आराम शाह, कोई काम नहीं किया, सिर्फ आराम ही करता था और लोगों का जीना हराम कर देता था अपनी अय्यासियों की वजह से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनुभवहीन व अयोग्य था। इसका पूरा जो करियर था बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत देर तक ये शासन भी नहीं कर पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन या अयोग्य पुत्र आराम शाह था। इल्तुतमिश ने इसे अपद्ध करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का शासनकाल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखने, इसने लंबे समय तक शासन भी किया। 1210 से लेकर 1236 वर्ष तक इसका शासनकाल था फ्रेंड्स। और देखिए इल्तुतमिश जी हैं, ये तुर्की विजय के वास्तविक सम्मेलन करता थे। इसने मंगोल चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। जब इसका शासनकाल चल रहा था तब जो कि थे आक्रमणकारी, वो इससे राजपाट छीनने के चक्कर में इस आक्रमण भी किया करते थे दिल्ली डायनेस्टी पे या दिल्ली सल्तनत पे, तो ये उससे रक्षा भी करता था। इसने अपने शासनकाल में टंका और जीतल मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इसने एकता प्रणाली और सैनिकों और अमीरों के लिए भूमि अनुदान का आयोजन किया। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, टाइम बेशक लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आपने ध्यान लगा के पढ़ लिया तो ये लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। और किसी भी एग्जाम्स में अगर दिल्ली डायनेस्टी में सलावरी वन से क्वेश्चन होता है, सलावरी डायनेस्टी से कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो भूमि अनुदान की आयोजन किया। इसने चहलगानी प्रणाली को स्थापित किया जिसमें 40 उत्तम सदस्य शामिल थे। इसने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को भी पूरा कराया। अब ये इसी को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए, अब क्वेश्चन कई बार आता है कि गुलाम वंश का पहला संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली का शासक बनने से पहले ये बंदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अब पूछा जाता है किसके शासनकाल में दिल्ली की जो राजधानी थी लाहौर, इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद जो राजधानी थी लाहौर उसे दिल्ली हस्तांतरित, तो किसने हस्तांतरित किया तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो कि स्वयं गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश एकता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसलिए तुर्क ए चहलगानी का फाउंडर कहते हैं। तुर्क ए चहलगानी 40 गुलामों का समूह था जो हमेशा साईं की तरह इल्तुतमिश के साथ रहता था। दिल्ली में स्थित नसरुद्दीन का मकबरा और इल्तुतमिश ने सुल्तान गौरी की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित स्थित प्रथम मकबरा भी था। अब फ्रेंड्स नोट डाउन करते जाइएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत इजीली, और एक दो बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से
सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की। इसकी मृत्यु जो हुई थी 1236 ईस्वी में हुई थी, और 1236 ईस्वी में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था, परंतु तुर्कों की व्यवस्था के कारण कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तरकाना के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान पे बनाया गया, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पे बैठा। तो ये लोग भी अच्छा शासनकाल नहीं कर पाए थे। इसके बाद रजिया सुल्तान आ गई थी, उनके शासनकाल की ये भारत में जो रजिया सुल्तान थी द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सल्तनत ऑफ दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियोज़ लंबा हो रहा है तो लेकिन आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें पूरा आपका गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। और पहली एवं एकमात्र मुस्लिम महिला जिसने भारत पे शासन किया, देखिए कितनी खूबसूरत है और उस समय की महिला थी और कितनी शक्तिशाली थी कि उस टाइम पे लोग पर्दा प्रथा वगैरह भी करते थे, तमाम चीज़ें इसने सबका विरोध करते हुए मर्दों के जैसे पोशाक धारण करके और सामने आके बैठती थी। लोकप्रिय शासक होने के बावजूद वे चहलगानी को नापसंद थी, जो सिंहासन पर एक कठपुतली शासन उसके इशारों पर नाचने वाले को बैठाना चाहते थे, जिसने इल्तुतमिश ने गठन किया था फ्रेंड्स। तो ये सब उसे पसंद नहीं करते थे, वो अपने इशारों पे नाचने वालों को पसंद करते थे ताकि वो उनके गद्दी पे बैठे और जैसा वो कहें वो वैसा करेंगे। ठीक है, वे डाकुओं के साथ युद्ध में पराजित हुई और उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत लंबा शासन नहीं था लेकिन 4 वर्ष का इसका शासनकाल था। रजिया ने रुकुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया था। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह जो थे वो नाराज हो गए और रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया था। तत्पश्चात रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुतुनिया से विवाह कर लिया और 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान में यकूट को अमीर ए आखूर तथा एतगीन को अमीर हाजिब की उपाधि दी गई। कबीर खान को लाहौर तथा अलदुनिया को तबर हिंद, आज का भटिंडा बोला जाता है, इक़्तिदार बनाया। ठीक है, अब 1240 से फ्रेंड्स 1266 में कमज़ोर शासकों का काल रहा, उससे इम्पोर्टेंस मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लेगा अब सन कि कमज़ोर शासकों का काल कौन सा था, तो आपको सन याद होना चाहिए 1240 से 1266। रजिया की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कमज़ोर शासक आए जिसे अमीर का समर्थन प्राप्त था। बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद बाद में सिंहासन पर बैठे थे। अब देखिए इंपॉर्टेंस काल आ गया है, बलवन जी आ गए हैं 1266 से 1287, इनके बारे में हम जान लेते हैं। एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार किसने स्थापना की? इसने तुर्की अमीरों के विजेता के रूप में काम किया। इसने साम्राज्य की शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए चहलगानी ताकत को तोड़ दिया। इसने सेना की मजबूती के लिए सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। तो क्वेश्चन आता है दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलवन ने की। इससे कानून और व्यवस्था समस्याओं को बहाल करने के लिए रक्त और लौह नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया। क्वेश्चन आता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को किसने अपनाया? तो गयासुद्दीन बलवन ने अपनाया। इसने सिजदा और पैबोश प्रथा पे जोर दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिजदा और पैबोश प्रथा किसके शासनकाल में चालू हुआ? तो बलवन के शासनकाल में। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो देखिए ये बलवन जी हैं, देख लीजिए कितने खूंखार भावी पर्सनालिटी है इनकी फ्रेंड्स, और इनके किए गए कार्य भी भावी हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। तो एक बार आप समझ लीजिए तो आपको फिर इजी हो जाएगा चीज़ें आपके हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ही जानो। आप महसूस करो कि आप उस शासन काल में थे, ऐसा ऐसा हो रहा था, आपको देखना एज अ स्टोरी, एज अ फॉर्मेट, एज अ कहानी आपको याद करना है। ठीक है, समझ लीजिए आप एक पिक्चर देख रहे हो और मैं कहानी संग्रह के रूप में आपको कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलवन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने अपने शासनकाल में चालीसा की शक्ति को छिड़ किया और सुल्तान के पद को पुनः गरिमा में बनाया। बलवन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था।
बलवन जो था वो किसका दास था? तो इल्तुतमिश का दास था। और इल्तुतमिश किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गोरी का दास था। ये सब दासों के दास थे फ्रेंड्स। तो बलवन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलवन को खांसीदार नियुक्त किया था। इसके बाद बलवन को हांसी का इक़्तिदार भी नियुक्त किया गया। बलवन ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नसरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलवन ने अधिकतर अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए और नसरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलवन को उलुगु खां की उपाधि दी और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलवन सुल्तान बना। तो ये स्टोरी थी बलवन के कार्यकाल की। उस सुल्तान कैसा बना, वो किस नंबर का सुल्तान था? तो 9वें नंबर का था। उसने क्या क्या कार्य किए? सिजदा और पैबोस प्रथा का आयोजन किया, उलगु खां की उपाधि प्रदान की, जिले इलाही की उपाधि धारण की, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई। तो ये थे बलवन के महत्वपूर्ण कार्यकाल। ठीक है, अब चंगेज़ खान फ्रेंड्स जो हम डिस्कस कर रहे थे वो देखिए 1218 से 1227 के बीच के काल में आया था, क्योंकि इसने लूटपाट किया था। ये एक मंगोल शासक था जो स्वयं को आतंक कहे जाने से गर्व महसूस करता था। इसने ख्वारिज़मी साम्राज्य पर आक्रमण किया और संपन्न शहरों को लूट के बर्बाद कर दिया। जब 1210 से 1266 था गुलाम अहमद का शासनकाल फ्रेंड्स, ये बीच में कुछ आक्रमणकारी आए थे जो उनके राज्य को छीन के अपना शासन स्थापित करना चाह रहे थे और डिस्टर्ब किया था उनके शासनकाल को। ठीक है, इस काल में दिल्ली सल्तनत एकमात्र महत्वपूर्ण इस्लामी राज्य बन गया था। इल्तुतमिश ने 1221 में जलालुद्दीन के एक शरणार्थी निवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसे चंगेज़ खान ने हराया था। चंगेज़ खान जो था सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, जिसने कमज़ोर सल्तनत को लुटेरों और लूटपाट से बचाया। इस सल्तनत में न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी। तो फ्रेंड्स ये था समराई जिसका कि दिल्ली डायनेस्टी में जो स्लेवरी वंश था उसने क्या क्या हुआ। तो ये देखिए इसमें दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश तो किया, साथ ही अपवित्र भी किया, परंतु भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बागडोर था। तो फ्रेंड्स हमने महत्वपूर्ण तथ्य और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और 1 से 2 बार कोशिश करिएगा वीडियोस को देख लें ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स को ज़रूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो आप वीडियोस को लाइक शेयर करना फ्रेंड्स मत भूलिएगा और आप हमारे फ्रेंड्स पे डेली अपडेट करिए। हमारे यहाँ हर तरह के आपको वीडियो मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि आपको अपडेटेड न्यूज़ हैं, क्या करंट अफेयर्स हो रही हैं, साइंस के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, आस्था भक्ति इंटरटेनमेंट एवरी वीडियोज़ फ्रेंड्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो एक बार फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।